वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट, जो है ब्लैक एरोप्लेन के नाम से। इनके राइटर फ्रेडरिक फॉर्सीथ हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इसका फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। इस पार्ट में हम लोग जो देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर सुना करें। इंटरटेनमेंट वाला ये वीडियो है नहीं, एजुकेशन बेस्ड वीडियो है, और एजुकेशन बेस्ड वीडियो ज़रूर देखना चाहिए सभी को। ये आपके लिए अच्छा है, आप एग्ज़ाम अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख पाएंगे, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। आप अगर इसे नहीं देखेंगे पूरा, सिर्फ क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ये मत समझिए कि क्लास अलग होता है और ये वाला वीडियो जो है ये अलग है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे शोर नहीं है, जिस कारण से मैं पूरा कंसंट्रेशन आपके टॉपिक पे कर पाता हूँ, पूरा फोकस। तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए, क्लास से ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में, students, in the first part of the lesson we saw that the young seagull was afraid of falling down, so it hesitated to fly. However, it is not that only a young chick can have problem with flying. At times even a trained pilot may encounter serious problems after a successful takeoff. देखिए, फर्स्ट पार्ट जो था इस लेसन का, उसमें हमने यह देखा कि जो यंग शीगल था उसे उड़ने में डर लग रहा था फॉलिंग डाउन के कारण। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उड़ने से हेजिटेशन था, डर लग रहा था। हेजिटेशन ये सबसे ख़राब चीज़ होता है जो हम सब में पाया जाता है, स्टूडेंट्स में भी, टीचर्स में भी। हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ये हमारे असफल होने का सबसे बड़ा एक कारक है। कहता है हाउएवर इट इज़ नॉट दैट ओनली अ यंग चिक कैन हैव प्रॉब्लम्स विद फ्लाइंग। जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो छोटे पक्षी होते हैं उन्हें ही उड़ने में ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार जो ट्रेंड पायलट होते हैं उन्हें भी उड़ने में प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। जबकि उनकी जो टेक ऑफ होता है, उनका जो टेक ऑफ होता है वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल होने के बाद भी जो मिडिल जर्नी है उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो डरना और घबराना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो इल्यूजन होता है वो हमें सक्सेसफुल बना देता है। ऐसे तो माना गया है कि इल्यूजन जो है वो प्रायः नेगेटिव एस्पेक्ट ही देता है, लेकिन इस स्टोरी में इल्यूजन जो है वह पॉजिटिवनेस दिया राइटर को, जो कि एक पायलट है। वी ऑफन हियर ऑन टीवी और रीड इन न्यूज़पेपर अबाउट प्लेन क्रैश और मिस्टीरियस प्लेन डिसअपीयरेंसेस। हम लोग प्रायः टीवी पर देखते रहते हैं या न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं प्लेन क्रैश के बारे में, या फिर प्लेन जो है वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है, इसके बारे में भी। When we talk about mysterious plane disappearance, one name easily comes to our mind and that is Bermuda Triangle. एक नाम जो है वह प्रायः कॉमनली हम लोग सभी सुना करते हैं, बात किया करते हैं, जहाँ पर कि प्लेन जो है वो गायब हो जाता है बड़े ही रहस्यमयी ढंग से। तो ऐसी बात करते समय मन में कहीं ना कहीं बर्मुडा ट्रायंगल का नाम आता ही है, ये हिट करता है हमारे ब्रेन को। It is loosely defined region in the western part of the North Atlantic Ocean where a number of aircrafts and ships are said to have disappeared under mysterious circumstances. ये जो है इसके बारे में किसी ने स्ट्रांगली डिफिनीशन नहीं दिया है, क्योंकि इसके बारे में किसी को एक्चुअली सटीक पता ही नहीं है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, जहाँ पर कि बहुत सारा एयरक्राफ्ट, शिप्स ये जो है वो गायब हो चुका है रहस्यमयी ढंग से। अब कहाँ चला जाता है पता नहीं, रहस्यमयी परिस्थितियों में भी। However, reputable sources dismiss the idea that there is any mystery. अब जो रेप्यूटेबल सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि इस रहस्य का कोई सटीक आइडिया है ही नहीं। मतलब जो भी आइडियाज़ देते हैं उन्हें जो हमारा साइंस है वो मानने को तैयार नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है कि कोई एक्चुअल आइडिया इसका नहीं है। A pilot sometimes has to face unexpected problem while in the middle of his flight. एक पायलट जो होते हैं उन्हें उड़ान के मध्य में कई गंभीर और अनजान समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
Air turbulences caused by a storm can be one of the most serious challenges faced by any pilot. ऊपर हवा में उड़ते हुए अचानक तूफान अगर आ जाए तो ये जो है बहुत ही गंभीर समस्या होती है और इस समस्या को पायलट जो है वो यूजुअली फेस किया करते हैं और ये सीरियस चैलेंज होता है उस समय पायलट के लिए क्योंकि खुद की जान बचानी है और राष्ट्र की संपत्ति को भी बचाना है. It may be because all the equipment provided to him to carry out his duties safely may not be of any use to him. क्या कहता है कि उनके जहाज में हर तरह का इक्विपमेंट होता है जिससे कि वह सेफली अपना ड्यूटी कर सकें, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि सारा इक्विपमेंट खराब हो जाता है, काम नहीं करता. व्हाट शुड अ पायलट डू इन सच केस? ऐसे केसेस में पायलट क्या करेगा, क्या करना चाहिए उसे? डज ही स्टैंड एनी चांस टू गेट रेस्क्यूड बाय अ मिस्टीरियस पावर? क्या किसी अनजान शक्ति द्वारा बचने का चांसेस होता है उसका? ये जो लेसन है ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फॉर्सिथ का, इसमें जो टू स्टोरीज है इसमें एक मोस्ट मिस्टीरियस आंसर दिया गया है हमारे सेकंड क्वेश्चन का. अब पहले हम लोग ऑथर के बारे में जानेंगे. फ्रेडरिक फॉर्सिथ, इनका बर्थ हुआ था 25 अगस्त 1938 को और ये इंग्लिश ऑथर थे, जर्नलिस्ट थे. पहले ये स्पाई का भी काम किए थे यानी जासूस भी थे. एन ओकेजनल पॉलिटिकल कमेंटेटर, और ये पॉलिटिकल कमेंटेटर भी थे यानी कि पॉलिटिक्स पे कमेंट किया करते थे. इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता था इनके द डे ऑफ द जैकाल के लिए, द ओडेसा फाइल, द फोर्थ प्रोटोकॉल, द डॉग्स ऑफ वार, द डेविल्स अल्टरनेटिव, द फीस्ट ऑफ गॉड, आइकॉन, द वेटरन, एवेंजर, द अफगान, द कोबरा एंड द किल लिस्ट. ये सब इनका स्टोरी है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, सभी स्टोरी बहुत अच्छे हैं. The story under discussion narrates how a pilot gets caught in a storm while on his way to England in his Dakota aeroplane and how he is helped by a mysterious black aeroplane. स्टोरी जो है इसमें डिस्कशन किया गया है, नरेटर जो है उन्होंने नरेट किया किस प्रकार से एक पायलट जो कि हवाई जहाज उड़ा रहे थे, उड़ाते हुए वह एक आंधी में फंस जाते हैं. उड़ा रहे थे तो कहाँ जा रहे थे, तो वो अपने घर इंग्लैंड वापस जा रहे थे और एक ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे थे, वह मात्र 2 सीटर्स का था. और किस प्रकार से एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन ने उनका हेल्प किया इसके बारे में है. तो अब हम लोग स्टोरी जरा ब्रीफ में देख लें. It was night time when the sky was clear and the stars could be seen twinkling. रात का समय था, आकाश बिल्कुल साफ था, तारे टिमटिमा रहे थे. And the narrator who was flying his Dakota aeroplane felt happily while he was flying over France to England. नरेटर जो थे वो बड़े खुशी में हंसते गाते गीत उत सुनते हुए वह फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ान भर रहे थे. He was 1:30 in the morning and he was fantasizing about holidaying with his family. उस समय लगभग 1:30 के बज रहा था और वह मन ही मन बड़ा ख्याली पुलाव पका रहे थे कि घर जाएंगे, हॉलीडे मनाएंगे, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे, ये सब वह मन में सोचते जा रहे थे. When the aeroplane was in France, the pilot thought of informing the Paris control personnel about his presence and for instructions. जब उनका प्लेन फ्रांस के ऊपर उड़ रहा था तो पायलट के दिमाग में यह आया कि वह पेरिस कंट्रोल को जरा फ़ोन कर लें, जरा अपनी उपस्थिति बता दें और आगे बढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शंस मांग लें. He informed the control agency and they responded with further instructions on directions. तो वह जो है पेरिस कंट्रोल एजेंसी को कॉल करते हैं रेडियो सिग्नल पे और जो कंट्रोल रूम है वह उन्हें डायरेक्शन मोड़ने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं. द कंट्रोल रूम एट पेरिस इंस्ट्रक्टेड हिम टू टर्न 12 डिग्री टुवर्ड द वेस्ट. पेरिस कंट्रोल जो टावर था वहाँ से उनको इंस्ट्रक्शन मिला कि 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपने प्लेन को मोड़ लें वह इंग्लैंड जाने के लिए. आफ्टर रिसीविंग द इंस्ट्रक्शंस द नरेटर गियर्ड अप and followed the instructions of the control room and switched over to the second and the last fuel tank. इंस्ट्रक्शन पाने के बाद नरेटर जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा उत्तेजित हो गए और उन्होंने इंस्ट्रक्शन जैसा कंट्रोल रूम से पाया तो उन्होंने दूसरा और सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक जो है वह भी चालू कर दिया. All this time he was dreaming about his time with his family and then he started thinking about having a satisfactory breakfast at home.
अब उस समय वह सपना देख रहे थे कि कल की सुबह अपने फैमिली के साथ होंगे और वह सोच रहे थे कि वहाँ अपने फैमिली के साथ बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड ही वॉज काम एज एवरीथिंग वॉज गोइंग एज प्लान्ड। वह बहुत ही शांत थे क्योंकि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, हवाई जहाज उड़ भी रहा था। नाउ द प्लेन हैड क्रॉस्ड पेरिस व्हेन ही स्टार्टेड सीइंग क्लाउड्स इन द स्काई। अब प्लेन जो है वह पेरिस को क्रॉस करके आगे बढ़ रहा था, तो उन्होंने आकाश में बादल देखा। द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स मेड हिम फील अनईजी बिकॉज देयर वेयर चांसेस ऑफ अ स्टॉर्म। अब आकाश में बादलों की उपस्थिति को देख करके वह अनईजी फील करने लगे, क्योंकि बादल हैं तो चांसेस था कि आगे तूफान भी आ सकता है। और बादल भी छोटा मोटा नहीं था, पहाड़ इतना बड़ा। दे वेर सो ह्यूज एंड डार्क दैट ही कंपेयर्ड देम विद ब्लैक माउंटेन। बादल जो थे वो इतने बड़े थे, इतने काले थे कि नरेटर जो कि पायलट थे उस समय, उन्होंने उसका कंपैरिजन ब्लैक माउंटेन से किया। ही न्यू ही कुड नॉट पास देम एज इट वाज इम्पॉसिबल टू गो अबव देम और escape them with the amount of fuel that was left in the last tank। अब वो जो है वो डर रहे थे कि भाई इसके ऊपर से भी नहीं जाया जा सकता है, ना ही बगल से जाया जा सकता है, क्योंकि उतना फ्यूल नहीं है। ऊपर से जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा। लेफ्ट से भी जा नहीं सकते हैं, उतना भी फ्यूल नहीं है। द राइट डिसीजन वुड हैव बीन टू फ्लाई बैक टू पेरिस सेफली। अब इनके मन में आया कि क्यों ना पेरिस ही वापस चला जाया जाए सेफली, यहाँ तो आगे इतना बड़ा बाधा है। बट ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाय हिज विश टू मीट हिज फैमिली। लेकिन मन में परिवार वालों से मिलने की तीव्र इच्छा थी। मन जो है अंदर से कह रहा था चलो परिवार वाले से भी मिलना काफ़ी ज़रूरी है। He so desperately wanted to be with his family and have that English breakfast he had been dreaming of all day। अब वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते जा रहे थे, क्योंकि सारा दिन तो वह यही मन में ख्याल बनाते रहे कि हम इंग्लैंड पहुंचेंगे अपने परिवार के पास और अपने घर का नाश्ता करेंगे। सो ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क ऑफ नॉट गोइंग बैक। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि वापस तो जाएंगे नहीं। दस ही हेडेड द प्लेन राइट इनटू द स्टॉर्म। तो उन्होंने क्या किया, प्लेन को सीधे तूफान वाले बादल वाले तूफान में अंदर घुसा दिया। इट वॉज सो डार्क बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म दैट नथिंग वॉज विजिबल आउटसाइड द प्लेन। अब बादल जो था उसके अंदर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा था प्लेन के बाहर। ही स्टार्टेड लूजिंग कंट्रोल ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन पर से उनका कंट्रोल जो है वह भी ख़त्म होने लगा। कंपास, दूसरा इंस्ट्रूमेंट, रेडियो वगैरह सब जो है काम करना बंद कर दिया, क्योंकि खराब मौसम था। ही बिकेम हेल्पलेस। अब वो बेचारे असहाय हो गए। He tried calling the Paris control agency who had helped him earlier but could not connect because of the weather। अब वो पेरिस कंट्रोल से संपर्क करना चाहते थे, जिससे उन्होंने थोड़ी देर पहले संपर्क किया था, जिन्होंने उनका हेल्प किया था, लेकिन इस बार वह सफल नहीं रहे क्योंकि खराब मौसम था, तो जो रेडियो था वह भी सिग्नल दे नहीं पाया। When everything failed, जब सब कुछ यानी कि सभी उपकरण बंद हो गए, काम करने बंद कर दिए, he saw a ray of hope when he saw another aeroplane। तो उन्हें एक आशा की किरण दिखी जब उन्होंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा उड़ता हुआ। He felt relieved when he saw another pilot's face and willingness to help him escape the storm। उनको रिलीफ जैसा महसूस हुआ जब उन्होंने देखा दूसरा पायलट को, दूसरे पायलट्स के फेस को, और वह जो पायलट था वह तैयार था स्टॉर्म से इनको निकालने के लिए। उसने इशारा किया था कि मुझे फॉलो करो उड़ते हुए। He thought to himself that the other pilot was very kind as he knew that he was lost and was trying to help him। अब ये जो पायलट थे डेकोटा वाले, ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे यह समझ करके कि जो दूसरा पायलट है वह इनका हेल्प करना चाहता है। शायद दूसरा पायलट यह समझ गया था कि यह बादलों में खो गए हैं, लाचार हो गए हैं। The other pilot took his plane ahead of the narrator's aeroplane to make it easier for the narrator to follow him। जो दूसरा एरोप्लेन वाला था वह अपना एरोप्लेन इनके एरोप्लेन के ठीक आगे लेकर गया, ताकि पीछे वाले एरोप्लेन को उड़ने में दिक्कत नहीं हो, डायरेक्शन मिलता रहे और वह उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ता रहे। द नरेटर फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। नरेटर जो है अपने जहाज के साथ उसको फॉलो कर रहे थे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। He was also panicked because there was very less fuel left। वह थोड़े से डरे हुए घबराए हुए भी थे क्योंकि फ्यूल जो था वो बहुत कम ही बचा हुआ था लास्ट टैंक में। It was only then that he started coming out of the storm and could see the runway to land his plane safely। और तभी उनको क्या लगता है कि प्लेन जो था वो ब्लैक प्लेन वह आगे नीचे की तरफ जाने लगा और यह उसको फॉलो करने लगे। और जब फॉलो करने लगे तो क्या देखते हैं, नीचे रनवे है, स्टॉर्म से वो बाहर निकल गए।
When he turned to thank the other pilot, he realized that the plane that helped him had disappeared as soon as he came out of the storm. तो वह मुड़ना चाहे, मुड़ करके दूसरे पायलट को थैंक यू कहना चाहे, लेकिन जैसे ही मुड़े इधर उधर देखे, अब दूसरा एरोप्लेन जो था, ब्लैक एरोप्लेन, वो तो गायब हो गया। स्टॉर्म से जैसे ही निकले तो वह एरोप्लेन तो गायब हो गया। अब भाई ये बड़ा अजीब सा घटना घटा कि जिसने हेल्प किया, जैसे ही यह स्टॉर्म से बाहर निकले, उसका आता पता सब लापता हो गया। इनको समझ नहीं आ रहा था भाई आखिर ये हुआ क्या। द ऑथर डिड नॉट नो वेयर ही हैड लैंडेड। ऑथर ये जानते नहीं थे कि वो कहाँ लैंड कर चुके थे। लैंडिंग करने के बाद ही लेफ्ट हिज प्लेन एंड हेडेड स्ट्रेट इनटू द कंट्रोल रूम टू आस्क अबाउट द अदर पायलट। तो वह अपने प्लेन से निकले। प्लेन से निकलने के बाद सीधे कंट्रोल रूम गए, यह जानने के लिए कि वो दूसरा पायलट कहाँ गया, कौन था वह। टू हिज एटमोस्ट सरप्राइज, वहां जब गए तो जवाब सुन करके उनको बड़ा सरप्राइज हुआ कि द लेडी जो थी वहां पर, वो उनको इन्फॉर्म की कि उस रात सिर्फ उन्हीं का ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन उड़ रहा था, बाकी और किसी का नहीं उड़ रहा था। ठीक है, क्योंकि वेदर खराब था। ही वॉज लेफ्ट एस्टोनिश्ड विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अनआंसर्ड इन हिज माइंड। अब ये बेचारे शन्न रह गए, सन्न। इनके दिमाग में कई क्वेश्चंस जिसका आंसर नहीं था, कोई आंसर नहीं था, जिसका जवाब इनको सेटिस्फैक्ट्री मिला नहीं, जबकि घटना इनके साथ घटी। तो ये एक इल्यूजन कहा जा सकता है। अब हम लोग देखें, द स्टोरी हैज मिस्टीरियस एलिमेंट। ये जो कहानी है इसमें कई अजीब से तत्व हैं, अजीब से तथ्य भी हैं। द नैरेटर इज काउट अप इन द स्टॉर्म क्लाउड। नैरेटर जो है वह तूफानी बादल में फंस जाता है। ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट हैव स्टॉप्ड वर्किंग। उनका सारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम करना बंद कर देता है। टू मेक द मैटर वर्स ही हैज लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद पेरिस कंट्रोल रूम। इसे भी खराब किया हुआ जब पेरिस कंट्रोल रूम से उनका संपर्क खत्म हो गया। नो अदर एरोप्लेन कैन बी एक्सपेक्टेड अराउंड इन सच अ बैड वेदर। और इस तरह के खतरनाक मौसम में कोई दूसरा एरोप्लेन भी उड़ रहा हो, ऐसा एक्सपेक्टेशन किया नहीं जा सकता। सडनली अ ब्लैक प्लेन अपीयर्स ऑन द सीन फ्रॉम समवेयर। कहीं से अचानक एक ब्लैक एरोप्लेन जो है वह आ जाता है सीन में। स्ट्रेंजली इनफ इट हैज नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस हवाई जहाज के विंग्स पर, पंख पंख पे कोई लाइट्स भी नहीं था। द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन इज गाइडिंग द नैरेटर थ्रू द स्टॉर्म एज इफ ही न्यू दैट द नैरेटर वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वह नैरेटर को गाइड कर रहा था उस तूफान में, जबकि अ, जबकि कोई उपकरण उसके पास भी नहीं था। और शायद जो दूसरा पायलट था वह समझ गया था कि यह नैरेटर जो है वह स्टॉर्म में खो चुके हैं। However, as soon as the narrator comes out of the storm, the black plane is nowhere to be seen in the sky. जैसे ही नैरेटर जो है वह स्टॉर्म से बाहर निकलते हैं तो ब्लैक प्लेन जो है वो गायब हो जाता है आकाश में। इट हैज डिसअपियर्ड एज मिस्टीरियसली एज इट हैड अपीयर्ड। जिस प्रकार से रहस्यमयी ढंग से वह उपस्थित हुआ था, उसी प्रकार से रहस्यमयी ढंग से वह गायब भी हो गया। When he asked about the pilot and the plane at the control room, he is informed by the lady that there was no other plane in the sky. जब वह पूछा लेडी से तो लेडी ने उन्हें यह जवाब दिया कि उस रात आकाश में उनके डेकोटा एरोप्लेन के अलावा और कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, क्योंकि खराब मौसम था। तो जो राइटर थे उनके दिमाग में कई क्वेश्चंस थे। ठीक, जैसे देखिए, she looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in the storm? No other aeroplane were flying it tonight. Yours was the only one I could see on the radar. The astonishment in the mind of the narrator, demonstrated in the following extract, further deepens the sense of mystery. So who helped me to arrive there safely without a compass और रेडियो? तो जो राइटर हैं वो सोचते हैं कि किसने मेरा मदद किया बिना कंपास, बिना रेडियो के, बिना ज़्यादा फ्यूल के। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में वो पायलट कौन था जो कि आंधियों में उड़ रहा था बिना लाइट के? अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी इज द वे इन विच द नैरेटर हैंडल्स द डेंजरस सिचुएशन। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस स्टोरी का वो ये है कि नैरेटर जो है उस डेंजरस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। Though he was little panicked to see himself in the middle of the storm with the fuel tank running out of fuel. वो जब आंधी में फंस जाते हैं और देखते हैं कि जो फ्यूल है वह अभी खत्म होता जा रहा है, तो थोड़े से पैनिक होते हैं। He shows tremendous presence of minds and follows the black aeroplane. वह अपने दिमाग का यहाँ पर
प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हैं और वह ब्लैक एरोप्लेन के पीछे जाते हैं। ही सक्सेसफुली कम्स आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स, वह बादल से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाते हैं। इट ऑल्सो शोज दैट अ ब्रेव पर्सन गेट्स हेल्प फ्रॉम समवेयर और समबडी, जो बहादुर इंसान होते हैं वह कहीं से भी किसी से भी मदद ले लेते हैं। It tells us that we should not lose the calm in difficult situation and should try to come out of it bravely. अब ये कहानी हमें यह भी सिखाता है कि हम लोगों को डिफिकल्ट सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए, हमें बहादुरी से काम लेना चाहिए। इट इज़ बिकॉज फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव, ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा जो बहादुर होते हैं भाग्य उन्हीं का साथ देता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरीज। ओके, थैंक यू।